नमस्कार। दून विश्वविद्यालय के इस कैंपस से और इस हरे भरे कैंपस से मैं डॉक्टर राकेश भट्ट आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। और आज जो हमें मिले हैं हमेशा की तरह प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित, जो विशेषज्ञ हैं वित्तीय मामलों के, जो विशेषज्ञ हैं मैनेजमेंट के, और जो विशेषज्ञ हैं तमाम उन आर्थिक पक्षों पर अपनी बातचीत रखने के। और चूँकि राष्ट्रीय बजट अनाउंस हुआ है जिसमें कई फ़ायदे, कई नुकसान, कई तरह की आशाएं, कई तरह की निराशाएं समाहित होती हैं, तो उन पर हम बातचीत के लिए आज इस कैंपस के भ्रमण के साथ उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। और ये जो रंग आपका खिल रहा है, ये सावन के साथ साथ इस मौसम को बहुत बेहतरीन बना रहा है सर, इस बात के लिए आपको बहुत बधाई है। साथ में हमारे डॉक्टर बरतवाल चल रहे हैं और डॉक्टर पंवार साहब चल रहे हैं। और ये हमेशा हमारा कोशिश रहेगी इस कैंपस में चलते चलते कोई मिल गया था, इस प्रोग्राम की पहली सीरीज़ के तहत। तो सर, आज हम बजट पर बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले जो बजट अनाउंस हुआ है, जो बजट प्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं सर। जो बजट कल वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस बजट में आप यदि बारीकी से देखेंगे और विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस बजट में विकसित भारत जो सरकार का एक लक्ष्य भी है और एक सपना है पूरे देशवासियों का, उस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक फाउंडेशन इस बजट में नज़र आता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए हैं वो किसान, अन्नदाता और ग्रामीण विकास पर फोकस्ड है। जी। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी गांव और कृषि आधारित है। ग्रामीण जनसंख्या, यदि ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे तो मुझे लगता है कि स्थानीय युवाओं को वहाँ पर पलायन से मुक्ति मिलेगी, पलायन की इस बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। और जो कृषि उत्पाद ग्रामीण स्तर पर उत्पादित किए जाते हैं, या जो औद्यानिकी की फसलें या वानिकी की फसलें जो ग्रामीण स्तर पर होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग के यूनिट वहाँ के युवा स्थानीय स्तर पर यदि उनको स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि कौशल विकास, युवाओं का कौशल विकास इस बजट का महत्वपूर्ण अंग है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से गांधी जी का वो सपना भी पूरा होगा, जहां उन्होंने गांव में गणराज्य स्थापित करने की बात की थी। तो आज़ादी के इस अमृत काल में ये बजट आपने आज देखिए पूरे अखबारों में कहीं किसी दल के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया कि ये बजट प्रतिकार नहीं हुआ। हाँ, या इसमें हर प्रावधान है और इसी के आधार पर हम ये मजबूत फाउंडेशन होगी विकसित भारत 2047 तक बनाने की दृष्टि से, मुझे लगता है। सर, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि सबसे ख़ास बात जो मैंने देखा टेलीविज़न के चैनल्स पे तमाम डिबेट में भी ये प्रतिकार होता रहता था, आमतौर पर विपक्षी पार्टियों का। इस बार ज़्यादा मात्रा में उसका विरोध नहीं हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक सर्वहारा समुदाय के लिए बजट एप्रोप्रिएट लगता है। एक नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है हमें कि लोकल फॉर वोकल, तो वो उसकी संभावनाएं कितना इस बजट में आपको नज़र आती हैं? जो आपने वोकल फॉर लोकल की बात किया, इसका मतलब ये है कि जो स्थानीय स्तर पर हमारे काश्तकारों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनकी हम मांग करें। देखिए, उसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि यदि हम स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की मांग करेंगे तो बाज़ार में वो मांग बढ़ेगी और वो मांग काश्तकार के पास यानी कि प्रोड्यूसर के पास जाएगी, तो उसका उत्पादन और तेज़ गति से होगा और उस क्षेत्र में रोज़गार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। एक तो पहला है। दूसरा, वो हमारी जीडीपी को बढ़ाने में भी मददगार होगा। तो इसलिए ये जो वोकल फॉर लोकल जो नारा है वो सिर्फ नारा नहीं है, वो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि इसका पालन पूरे देशवासी करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों पे आश्रित न होकर के आत्मनिर्भरता का ये मूल मंत्र है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारा उत्पादन का अपना एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म हो, वो चाहे वो सिर्फ औद्यानिकी वानिकी तक नहीं है, उसमें और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की भी है।
आज देखिए विनिर्माण के क्षेत्र में जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो सरकार ने 2021 में शुरू किया और मेक इन इंडिया अभियान, इन दोनों के आने से आप देखिए कि देश में काफ़ी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेज़ी आ रही है और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का अंशदान भी बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि वो इस कंट्रीब्यूशन को जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को और बढ़ाए और इस दिशा में आखिरी, क्योंकि हमारा ये स्लॉट थोड़ा छोटा रहेगा, आखिरी जो मेरी उत्कंठा है, जो जिज्ञासा है, क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ पर लोग हैं मध्यम वर्गीय परिवार से लोग हैं, इनके हित का बजट कितना निहितार्थ है, बस आखिरी प्रश्न के उत्तर में इसको समअप करेंगे। हर व्यक्ति का, हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया है। सैलरीड क्लास के लिए जो नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं उनको भी इनकम टैक्स के जो स्लैब में थोड़ा परिवर्तन किया गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो मुझे लगता है कि नौकरी पेशा वर्ग हों या विभिन्न अन्य संसाधनों से जो आय अर्जित करते हैं, ऐसे तमाम लोगों का इसमें ख्याल रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट आप यदि मोटे तौर पर देखेंगे तो आम व्यक्ति को केंद्र में रख करके, आम देशवासी को केंद्र में रख करके तैयार किया गया है। जनहितकारी, जन कल्याणकारी बजट इसको आप कह सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातचीत छोटे से समय में आपके साथ रही और जैसा कि आपने महसूस किया होगा, आपकी सुंदर बातचीत के बीच में चिड़ियाओं की चहचहाहटें और इस बजट में भी इसी तरह की चहचहाहटें हैं, आशाओं की चहचहाहटें हैं, उम्मीदों की चहचहाहटें हैं और जिस तरह से पक्षी कलरव कर रहे हैं, बजट में हमारी खुशियां भी इतनी कलरव करें,